हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो जुलाई मंथ की बहुत सारी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन और इकॉनमी की एक लेसन आ चुकी है। आज हम लोग सेकंड लेसन देखने वाले इकॉनमी के, और यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम। डिस्कॉम कंपनी के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई महीनों से पढ़ते आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेट में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज में चल रहा है। तो इसलिए डिस्कॉम कंपनी को अब यहाँ पे काम किया जा रहा है कि इसको प्राइवेटाइज़ कर दे। इससे पहले हम लोग रेलवे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में देखे थे, प्रॉस एंड कॉन्स सारी चीज़ें देखे थे, क्यों ज़रूरत पड़ रही है अब रेलवे को प्राइवेटाइज़ करना, प्राइवेट कंपनीज़ की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और इंडियन रेलवे की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम लोग ने यहाँ पे क्लियर किया था। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आए। दो क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सबसे पहले ये आप लोग को बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2020 है, इसके इंडिकेटर क्या है। 3 बेसिक इंडिकेटर बताना है। वैसे इसमें सब इंडिकेटर में आप जाओगे तो टोटल 10 है, उसको भी ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बट 3 जो बेसिक यहाँ पे इंडिकेटर्स है उसके बारे में बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि आपको ये बतानी है कि 2019 से कंपेयर करके 2020 में हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव हुई है या फिर यहाँ पे और ज़्यादा बुरी हुई है। अगर इंप्रूव हुई है तो कितनी रैंकिंग हुई है, और अगर बुरी हुई है तो हम लोग कितने पायदान पे नीचे गिर चुके हैं। तो ये 2 क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। और तीसरा अगर आप लोग को बताना है तो ज़रूर आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, तो इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी इंडियन रेलवे के पास है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनीज़ के पास होंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको 1 या 2 बताना है कि प्राइवेट कंपनीज़ के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे, एंड विथ रिस्पेक्ट टू डैट हमारे इंडियन रेलवेज़ के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग को लगेगा कि पूरी तरीके से इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जो कि एकदम से गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसी तरीके से कि डिस्कॉम कंपनी को कैसे प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, इसमें क्या नॉर्म्स होंगे, क्या टर्म्स कंडीशन होंगी, क्या ज़रूरत पड़ रहा है, कितने दिनों से ये घाटे में चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ड्रॉबैक क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ही लेंदी आर्टिकल है लेकिन बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। आज आप लोग को अगर किसी भी तरीके का डिस्कॉम से रिलेटेड कोई भी अगर नॉलेज नहीं है आपके पास, कोई भी अगर किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न है, तो वो सारी पॉइंट यहाँ पे आपके क्लियर होने वाली है। सेकंड है कि अफोर्डेबल हाउस, यानी कि हर किसी के पास जो है ना ऐसा घर होना चाहिए जो कि आप अफोर्ड कर सको। तो अफोर्डेबल हाउस के लिए और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत सारे जो है आपका इस तरीके से योजना चलाया जा रहा है। पीएम आवास योजना आप देखोगे, हाउसिंग फॉर ऑल फॉर ग्रामीण और यहाँ पे अर्बन एरिया में भी है, तो इसके बारे में डिटेल देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स जो कि एनबीएफसी और एचएफसी के लिए है। तो देखते हैं, टाइम बनता है तो ही देखेंगे क्योंकि आर्टिकल्स बहुत लेंदी है और बहुत अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं, क्योंकि अगेन हमारा इकोनॉमिकल लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को लेसन अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, और साथ ही आप लोग प्लेलिस्ट में आकर अपने मन का जो है, अगर कोई भी मंथ की आपकी करेंट अफेयर्स नहीं आपने कंप्लीट की है तो यहाँ पे आकर आराम से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी थर्ड आर्टिकल के साथ जो कि है प्राइवेटाइजिंग डिस्कॉम। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में प्यार से हम लोग निक नेम इसको दिए है डिस्कॉम, उसको प्राइवेटाइज करेंगे, वो भी यूनियन टेरिटरीज़ में। और ये कब से होगा, तो जनवरी 2021 से होगा, यानी आने वाले साल से होगा। और ये जो प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा कि ये यूनियन टेरिटरीज़ में करने की बात की जा रही है। आज की डेट में टोटल हमारे कंट्रीज़ में 28 यहाँ पे स्टेट है, साथ ही साथ जो है 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। तो ये आप लोग को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब इंडिया में कैसा पावर सेक्टर का क्या यहाँ पे हिसाब किताब है वो पहले देख लेते हैं। पावर जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये 3 मेन प्रोसेस है जो कि पावर सेक्टर में होता है कि पहले तो पावर जनरेट करो, फिर उसको ट्रांसमिट करो, फिर लोगों को जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। पावर जनरेशन में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है वो आपको एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 8.9% देखने को मिलेगा, जो कि हमारा 2006 से बढ़ के 2008 में हो चुका है। अब इंडिया की बात करें तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं, यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उसमें कहीं भी पीछे नहीं है। इंडिया का अगर पोजीशन देखें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल कंजप्शंस, जो कि हमारे यहाँ किया जाता है 2017 में, तो 106 हमारा पोजीशन था। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये पोजीशन, ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक है, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। तो प्रोडक्शन में आप लोग देख लिए कि हम लोग तो कहीं भी यहाँ पे कम नहीं है। ट्रांसमिशन में देखिए क्या हाल चाल है। तो जो जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लोड सेंटर तक किया जाता है। और ये ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि
बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ग्रिड लगाए जाते हैं और ग्रिड से जो है यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे आपका मान लीजिए कि पावर प्लांट है, यहाँ से आपका पावर जनरेट होता है और उसको जो है पूरे कोने कोने हर घर घर तक, हर गली गली तक इस तरीके से आपका जो है वायर के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो स्टेज कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को और यहाँ पे एंड कंज्यूमर को, ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छे तरीके से बढ़ते जा रहा है। और अगर हम लोग देखें तो 7.2% से ये हमारा बढ़ते गया है 2012 और 2018 के बीच में, जिसमें कि इंडिया का जो ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी है वो 3.9 लाख यहाँ पे सर्किट किलोमीटर है। तो ये भी बेटर तरीके से है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो थर्ड स्टेज है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी हम जैसे कंज्यूमर के घर तक ये पहुँचता है, तो यहाँ पे डिस्कॉम आप देखोगे ना तो ये पिक्चर में आता है। यानी कि डिस्कॉम का काम ही है यही है कि ट्रांसमिशन लाइन से घरों तक जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्कॉम की अगर यूनियन टेरिटरीज़ में बात करें तो आपको पता है कि यूनियन टेरिटरीज़ जो है डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंदर गवर्न होता है, लेकिन अगर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो इस चीज़ को देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट में आपका स्टेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है, यूटीज़ में यूनियन टेरिटरीज़ में जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाता है। तो प्राइवेट डिस्कॉम्स की बात करें तो वो इंडिया में ये भी ऑपरेशनल है, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग इसको प्राइवेटाइज़ करने वाले हैं। ऐसा भी है कि हमारे यहाँ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा भी होती है, लेकिन ये कुछ फ्यू सिटीज़ तक ही आपको लिमिटेड देखने को मिलेगा। जैसे कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड है जो कि मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में मेन काम किसका है, तो डिस्कॉम कंपनी का है। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में है। पावर का आप समझ गए कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो पहले आपका जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, देन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये आपका हो गया GTD। तो याद रखिएगा 3 प्रोसेस, तीनों में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम लोग की चैलेंजेस देखें कि और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है जो पावर सेक्टर्स के द्वारा यहाँ पे फेस किया जाता है, तो सबसे पहला है कि फ्यूल सिक्योरिटी कंसर्न है। थर्मल कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो फ्यूल अवेलेबल है ये आपका जो है बढ़ते जा रहा है, और ये इंडस्ट्री के द्वारा जो है कुछ कंसर्न इसमें देखने को मिला है। बट यहाँ पे गैस बेस्ड अगर कैपेसिटी देखें तो वो यहाँ पे हमारे यहाँ 20,000 मेगावाट से भी ज़्यादा है, जो कि एक आइडल लगता है क्योंकि हमारे यहाँ गैस की कमी है थोड़ा बहुत। कोल सप्लाई अगर हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा देखें तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि एक्चुअल कोल की जो ज़रूरत है, कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें सिर्फ 65% ही होते हैं। तो इसलिए कोल सप्लाई जो है वो सिर्फ 65% के ही अराउंड होता है, जिससे कि हम लोग देखेंगे कि जो इम्पोर्टेड यानी कि जो हम लोग बाहर से कोल मंगवाते हैं उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी कोल की सप्लाई होती है उतनी ही कोल जो है हम लोग बाहर की कंपनीज से जो है बाहर की कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उतना हमारे कंट्रीज़ में जो है कंजप्शन उससे ज़्यादा बढ़ा है। सेकंड है कि हमारे यहाँ जो कोल की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी वाली कोल को जो है बाहर से इंपोर्ट करना होता है। तो ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि सिर्फ 65% ही वो कोल का सप्लाई करेंगे, तो बाकी का यहाँ पे 35% कौन करेगा। तो 35% पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से कोल मंगवाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है कि अंडर प्रोक्योरमेंट है पावर का, वो भी स्टेट के द्वारा देखे तो पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि फ्यूल अवेलेबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। पुअर फाइनेंशियल हेल्थ है स्टेट डिस्कॉम का, क्योंकि स्टेट डिस्कॉम का मैं मेजर बात यही बता रही हूँ कि ये कर्जे में जा रहा है। हाई यहाँ पे AT&C लॉसेज है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे जो डिमांड प्रोजेक्शंस है वो भी यहाँ पे आपका जो है बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है स्टेट डिस्कॉम के द्वारा। तो सबसे पहला है कि अंडर प्रोक्योरमेंट है, डिस्कॉम को उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दिया जा रहा, फंड की यहाँ पे क्रंचेस देखने को मिल रही है। थर्ड है कि इनिमिसल फिनेंशियल इन्वायरमेंट है। अगर हम लोग लास्ट 4-5 ईयर्स से देखें तो जो लीडिंग रेट है वो यहाँ पे बढ़ते गया है, वो भी आप देखोगे कि टाइम टू टाइम जो कि प्रोजेक्ट अप्रेजल है, और इससे क्या हो रहा है ना कि कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हायर इंड आपको टैरिफ देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे पावर जनरेशन का ही कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण इन टैरिफ अगर हम लोग बात करें तो हम जैसे जो कंज्यूमर है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं उन हम लोग की तरफ से यहाँ पे बिल ज़्यादा देना पड़ रहा है। फोर्थ यहाँ पे कि पॉलिसी जो है पैरालिसिस है, ऑब्वियस है ये तो हमारे सिस्टम का ही पार्ट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि हम आप देखोगे कि माइक्रो लेवल जो पॉलिसीज़ हैं, आप इसमें क्या होता है कि फ्यूल कॉस्ट जो है वो पास होता है थ्रू मेगा पावर पॉलिसी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग यहाँ पे आपका गाइडलाइंस है, जो कि यहाँ पे जो मैक्रो लेवल पे जो फ्रेमवर्क है ना उससे ये आपका टैकल नहीं करता। यानी कि छोटे छोटे स्तर में जो आपका यहाँ पे पॉलिसी देखने को मिलेगा उसमें जो नॉर्म्स रखे गए हैं वो यहाँ पे मैक्रो लेवल पे जो यहाँ पे आपका नॉर्म्स है वो उससे वो टैकल नहीं करता। तो
दिक्कत यहाँ पे आती है कि बड़ी जगहों से और छोटी जगहों से जो यहाँ पे आपका पॉलिसी है, पॉलिसी पैरालाइज्ड है, यानी कि पॉलिसी में जो भी आपका रखा गया है टर्म्स एंड कंडीशंस वो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ कानून है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी भी है, लेकिन इसके तहत जो है काम बेटर नहीं हो रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि पावर सेक्टर्स के द्वारा फेस किया जा रहा है? सबसे पहले फ्यूल सिक्योरिटी कंसर्न है कि हमें कोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। दूसरा है कि डिस्कॉम कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है कि फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है कॉस्ट जनरेशन हो रहा है, कॉस्ट जो पावर जनरेशन की वो ज़्यादा है, इसके कारण टैरिफ भी ज़्यादा हो रहा है। एंड फोर्थ है कि यहाँ पे पॉलिसी पैरालिसिस है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट आप लोग समझ गए। अब देखते हैं कि और ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों है। एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे आपका लगाया जा रहा है जिससे कि नंबर ऑफ डिस्कॉम को यहाँ पे प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। और वो भी किस किस स्टेट से ये डिमांड आ रहा है? तो यूपी, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम, ये इतने स्टेट है जिनकी तरफ से ये डिमांड आ रहा है कि डिस्कॉम जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इन स्टेट में अगर हम लोग देखें जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो है ये फिजिबल नहीं लग रहा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कमीशन करने की बात की जा रही है, ये प्रपोज किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, यानी कि जो यहाँ पे काम करने का तरीका है डिस्कॉम का, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि प्राइवेटाइजेशन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी है डिस्कॉम का। तो सबसे पहला है कि इंडेटनेस आपको देखने को मिलेगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट रेटिफिकेशंस एंड एनालिसिस पोर्टल है पावर प्रोड्यूसर्स, इसमें टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 47% तक जो है ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, यानी कि जून 2020 तक अगर हम लोग देखें तो डिस्कॉम कंपनी का 1.33 लाख करोड़ तक जो है यहाँ पे इनका घाटा है, इतना इनका जो है कर्ज है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ह्यूज डेट में डिस्कॉम जा चुका है। सेकंड है कि फिनेंशियल इनकम्पिटेंसी है। अगर हम लोग देखें तो मल्टीपल रिपोर्ट अगर डिस्कॉम का यहाँ पे निकाला जाता है तो इससे यही समझ में आता है कि यहाँ पे जो फिनेंशियल प्रॉब्लम है वो डिस्कॉम को बहुत ज़्यादा है। और मेनली आप लोग देखोगे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और तेलंगाना वाले रीजन में, जिससे कि इन्वेस्टमेंट जो है ना वो यहाँ पर बेटर तरीके से नहीं हो पा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तभी किसी कंपनी के पास पैसे आते हैं और फिर उसके बाद जो है इनकी फंक्शन आगे बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है, अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग देखोगे कि ह्यूज टेक्निकल और जो कमर्शियल लॉसेज है वो हो रहा है। और प्राइमरी जो कॉस्ट देखने को मिल रहा है ये पावर थेफ्ट है, पुअर पेमेंट कलेक्शन यहाँ पे प्रोसीजर है, टैरिफ हाइक जो किया जा रहा है वो इतना एडिक्वेट नहीं है। तो ये सारे कुछ रीजंस है जिसके कारण जो है यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही ओपन एक्सेस जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पे पावर जनरेशन का, यानी कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी से जो पावर जनरेट होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मोस्ट रिसोर्सफुल आपका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स जो है वो इसी के ऊपर रिलाय हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि सोलर पैनल अगर आप लोग अपने छतों के ऊपर, घर पे के ऊपर छतों पे लगाते हो तो आपको सरकार के द्वारा यहाँ पे 50% तक का जो है ना मुआवजा दिया जा रहा है, यानी कि छूट भी दिया जा रहा है। और ये प्रोत्साहन करने के लिए दिया जा रहा है कि आप जो है अपने यहाँ सोलर पैनल वगैरह का इस्तेमाल करो। क्योंकि आप लोग देखते हो कि फार्मर्स को भी इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है। फार्मर्स को भी यही कहा जा रहा है कि वो अपने खेतों में, अपने ज़मीनों में जो है सोलर पैनल बनाएं, जिससे कि उनको अच्छा खासा जो है वहाँ पे एनर्जी जनरेट हो सके फ्री में, और फिर उसके बाद जो है उनको इस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो। तो यही देखा जा रहा है कि जहाँ पे विंड की फैसिलिटी है तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो प्रोजेक्ट है ना वो यहाँ पे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, जिससे कि ये जो एक्सेस है रिसोर्सफुल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। और इससे जो आपका प्राइवेट पावर परचेज है वो यहाँ पे आपका इंगेज हो गया ओपन एक्सेस के थ्रू। साथ ही पॉलिटिकल विल की भी कमी है, ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है। आप लोग देख रहे हो कि एक लंबे समय से जो है डिस्कॉम के पास एक इतनी प्रॉब्लम है, डिस्कॉम के पास पैसे नहीं है। डिस्कॉम कंपनीज जो है कुछ स्टेट के चीख चीख के चिल्लाते हैं, सरकार को गुहार लगाते हैं कि उनको कुछ मदद किया जाए, बट आज तक मदद नहीं किया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सरकार इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। सरकार उसी में इंटरेस्ट लेती है जिसमें उसको फ़ायदा होता है, तो सरकार अभी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। दैट्स अ प्रॉब्लम, ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है इसके काम करने में। साथ ही जो डिमांड है लॉकडाउन के टाइम में वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि आप लोग देख रहे हो लॉकडाउन हो गया, सारे फैक्ट्रीज, सारे आपकी फैक्ट्रीज और जो कंपनीज है वो बंद हो गए, मॉल वगैरह बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, सिर्फ घरों में लोग बैठे हैं। तो घर में कितना खर्चा होता है कि नहीं? तो जितना बाहर आपको कमर्शियल प्लेसेस में जो पावर की जनरेशन होती है और पावर का कंजप्शन होता है उससे डिस्कॉम कंपनी को ज़्यादा फायदा मिलता है एज़ कंपेरिजन टू जो रेसिडेंशियल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला। साथ ही लैक ऑफ प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहले के इनिशिएटिव
इनिशिएटिव में। गवर्नमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे रिजिम के अंदर जो है उनके द्वारा ये ट्राई किया गया कि जो डिस्कॉम का कंडीशन है इंडिया में उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, वो भी रिलीफ पैकेज देके। जैसे कि आप देखोगे कि उदय प्रोग्राम लाया गया था जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे 75% तक का डिस्कॉम का जो डेट है ना वो यहाँ पे लेना था, उसको पूरा फुल करना था, और लो इंटरेस्ट बॉन्ड यहाँ पे आपका इशू करना था जिससे कि यहाँ पे रेस्ट ऑफ द डेट जो है वो डिस्कॉम यहाँ पे भर सके। तो ये उदय स्कीम भी याद रखिएगा, ये आपका डिस्कॉम कंपनीज के लिए था, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के डेट में। क्योंकि देखिए ऐसे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था डिस्कॉम का, लेकिन रही सही कसर जो है ना वो लॉकडाउन ने पूरा कर दिया। तो मेन प्रॉब्लम इसी से हो रहा। आप लोग देख रहे हो, कल मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि जितने भी आपके जो टूरिस्ट प्लेस है और जो कोस्टल एरिया है हमारा, उसमें केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, उसमें जितने भी आपके रिसोर्ट वगैरह है, तो उसके जो भी होटल के मैनेजर थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। आप लोग देख रहे हो कि पूरे मार्च से लेकर अभी तक जुलाई अगस्त होने वाला है, इतने लंबे समय तक 5 मंथ्स तक जो है कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे घूमने नहीं गए, कोई भी उनका इनकम नहीं हो पाया, उनके होटल्स में जितने भी लोग काम करते थे उनको निकालना पड़ा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम उनको देखने को मिल रहा है। कई सारे होटल्स ऐसा भी बोल रहे थे केरल और कर्नाटक के कि उनको अब होटल्स बंद करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा उनको नुकसान हो चुका है इस लॉकडाउन में। क्योंकि अभी भी नहीं पता है कि सिचुएशन कब तक नॉर्मल होगा और कब जो है लोग अच्छे तरीके से वहाँ पे आ पाएंगे, तो वो उनका नहीं चल पा रहा है, होटल का सर्विस नहीं चल पा रहा है, तो दैट्स वाई बहुत सारे होटल्स जो है बंद होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सोचिए कि इतने मास नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। उसी तरीके से अगर हम लोग डिस्कॉम की बात करें तो इनको और ज़्यादा ह्यूज लॉस देखने को मिला है। तो ये सारी तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चलो ठीक है, अब जो है थोड़ा बहुत रिलीफ देते हैं डिस्कॉम कंपनीज़ को, और जो प्राइवेटाइज़ करने की बात है वो उसका देखते हैं। तो अगर हम लोग प्राइवेटाइज़ कर देते हैं डिस्कॉम कंपनी को तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर प्राइवेटाइज़ कर दिए ना तो सबसे पहला है कि दूसरे स्टेट से हम लोग को सीखना होगा। आप लोग देखोगे कि जो एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस जो दिल्ली में है प्राइवेटाइज़ करने के बाद, यानी कि 2002 में जो है इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया था, उससे क्या हुआ था ना कि यहाँ पे आपका उनका जो डेट था वो यहाँ पे आपका डाउन हो गया था, 53% से 8% तक हो गया था। साथ ही साथ आप देखोगे कि प्राइवेटाइज करने से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, तो ऑब्वियस है कि रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो यहाँ पे कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो पाएगा। साथ ही साथ आप देखोगे तो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफ्रेंस नहीं होता है, वहाँ पर आपको काम अच्छे देखने को मिलते हैं, सटीक काम देखने को मिलते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी है। प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि कुछ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आपका पेमेंट में डिले हो गया या फिर पावर कट हो जा रहा है, लैक ऑफ मार्केट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। ठीक है, बेटर सर्विस यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनीज़ की बात ही ये होती है ना कि वो सर्विस बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। स्मार्ट प्रीपेड जो मीटर की बात की जा रही है वो यहाँ पे लगाना है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कई जगहों पर ये लगाया भी गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पॉश इलाकों पर ही ध्यान दिया जा रहा है, हर एक घर में अभी तक ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है, विच इज़ वेरी बैड। स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए, इससे क्या होगा ना कि जो बिजली की चोरी होती है ना वो नहीं हो पाएगी। हमारे इंडिया में लोग जो है ना लुग्गी मार मार के चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा चोरी होता है। इवन आप जो थोड़ा सा गांव वाले एरिया में चल जाओगे, गांव वाले एरिया तो नहीं बोलूँगी मैं, थोड़ा ठीक ठाक वाले एरिया में भी देखती हूँ ना कि लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छे तरीके से चोरी करते हैं, और ये साफ रोड से ही दिखता है। मैं जब रोड पे चलती हूँ तो मुझे दिखता है कि इस घर ने चोरी किया है, इस घर ने यहाँ पे तार बिछाया है, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता, ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे, पुलिस इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे। आज की डेट में पूरा पेट्रोलियम होता है, रात में पुलिस घूमते रहते हैं, लेकिन क्या उन्हें ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? ये सारी चीज़ों पे एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे ये लोगों के कारण जो है अगर हम लोग इस तरीके का चोरी कर रहे हैं तो हम लोग सोचते, चोरी करके हम लोग तो सोच लेते कि चलो 2 पैसा कम दे रहे हैं सरकार को, बहुत अच्छा हो रहा है, बट उसके पीछे ये नहीं सोचते हैं ना कि जो हम लोग 2 पैसा कम दे रहे हैं, अगर वही 2 पैसा ज़्यादा दे देंगे ना तो हमारे पैसे देने के कारण, हमारे पैसे नहीं देने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं ना जिनके घर में कई दिनों तक बिजली नहीं पहुंचा है। तो अगर आप सक्षम हो, अगर आपको लगता है कि आपके 2 पैसे दे देने से कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, तो ज़रूर आप लोग को पूरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी बिल देना चाहिए, जिससे कि इस तरीके की कंपनीज़ को कभी घाटा ना हो। और इसके पीछे आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोगों के घर में बिजली नहीं आ रहा है 3 दिन से 4 दिन से, या फिर इतनी भीषण गर्मी में उनको 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, बाकी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलता, तो उन लोगों तक सहायता पहुँचाया जाएगा। हम लोग चोरी करके बहुत खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों खुश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को समझना होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे जो बिल पे कर रहे हैं ना वो सिर्फ हमारे पॉकेट से खर्च ही नहीं हो रहा है, वो हम लोग जो खर्च कर रहे हैं वो शायद किसी मदद कर रहे हैं, किसी लोगों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग मदद कर पा रहे हैं।
तो ये एक आप लोग को समझना होगा। साथ ही प्राइवेट सेक्टर एपेटाइट जो है वो जनरेट हो पाएगा, क्योंकि आप लोग देखोगे कि इंडियन और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स में जो कि यहाँ पे पीपीपी मॉडल है, आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये टेस्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा ना कि हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा लार्ज स्टेट में, और फिर उसको हम लोग जो है प्राइवेटाइजेशन को और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे, और भी स्टेट में जो है इसको हम लोग बेटर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या क्या यहाँ पे हम लोग बेनिफिट देखें? बेनिफिट ये देखें सबसे पहले कि प्राइवेटाइजेशन आने से क्या होता है कि पंक्चुअलिटी होती है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि एफिशिएंसी आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, काम करने में आपका जो और भी प्रॉब्लम था, जैसे पेमेंट वगैरह लेने का प्रॉब्लम था, तो ये यहाँ पे कम हो पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो यहाँ पे सर्विस अच्छा मिलेगा, सर्विस अच्छा मिलेगा तो यहाँ पे जो है हमारी जो यहाँ पे कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी की कमी वाला जो कंप्लेन है वो यहाँ पे खत्म हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को समझना होगा। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हम लोग को यही सारे प्रोसेस को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है स्टेट में। पावर जो है वो यहाँ पे कंकरेंट सब्जेक्ट में आता है। कंकरेंट सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि हम लोग जो संविधान पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप लोग ने पढ़ा है तो उसमें टोटल 12 स्केड्यूल होता है। 12 स्केड्यूल में से 7th स्केड्यूल में जो है यहाँ पे आपका 3 लिस्ट रखा गया है, एक सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट है इसमें से पार्लियामेंट कानून बनाते हैं, स्टेट लिस्ट है जिसमें कि लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं, कंकरेंट लिस्ट है जिसमें कि पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों कानून बनाते हैं। तो पावर को रख दिया गया है कंकरेंट लिस्ट में, जिससे कि आपका पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को ये हक है कि वो इसमें कानून बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो सेंटर है वो यहाँ पे पॉलिसी डायरेक्शन करते हैं, बट एक्चुअली जो इम्प्लीमेंट करना है वो स्टेट के हाथ में आता है। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जो एनालिसिस है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन मॉडल जो है वो आपका ऑफर करेगा लिटिल फॉर द लार्ज सेंटर बाय द वे ऑफ लर्निंग। तो प्राइमरली अगर हम लोग देखें तो ये प्राइवेट सेक्टर की एबिलिटी है कि वो यहाँ पे डाइवर्स कंज्यूमर बेस को जो है मैनेज कर पाएगा, वो भी लार्ज स्टेट में, जो कि आज तक ऐसा प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि वो लार्ज स्टेट में जो है अच्छे तरीके से जो है डाइवर्स कंज्यूमर बेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा और मैनेज भी करेगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ऑटोनॉमी मिल पाएगा रेगुलेटिंग बॉडी को। जो डिस्कॉम कंपनी को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा रहा है तो ये सिर्फ आपका सिस्टमेटिक जो चैलेंजेस है उसी को सिर्फ एड्रेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखो कि जो यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं वो यहाँ पे टैरिफ ऑर्डर को फॉर्मुलेट नहीं करते हैं ऑन टाइम, और ये डेफर कर देते हैं टैरिफ हाइक्स को, जो कि यहाँ पे इनएबिलिटी यानी कि जो डिस्कॉम का यहाँ पे काम करने का तरीका है वो यहाँ पे और ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। री इन्वेंटिंग की बात करें, रेवेन्यू मॉडल को री इन्वेंट करना है, क्योंकि रेवेन्यू आना डिस्कॉम जैसे कंपनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेवेन्यू कैसे आएगा? जैसे हमारी तरफ से मैं जो अभी बताई हूँ कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं और खुश हो जाते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी मत किया कीजिए। हम लोग जो यहाँ पे बिल भरते हैं उससे यहाँ पे डिस्कॉम कंपनी को रेवेन्यू आएगा, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो है यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को सोचना होगा कि कैसे कैसे तरीके से जो है रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ओके, अब आते हैं देखते हैं कि और क्या क्या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा जो कि लिया जा रहा है जिससे कि डिस्कॉम की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। सबसे पहला आप देखोगे कि बेल आउट पैकेज है 90,000 करोड़ का, ये 20 ट्रिलियन जो आपका स्टिमुलस जो पैकेज है उसी में आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका एक पैकेज रखा गया है 90,000 करोड़ का, वो भी यहाँ पे आपका डिस्कॉम के लिए, जिससे कि हम लोग अपने इकॉनमी को और ज़्यादा रिवाइव कर सके। ये जो फंड है ये आपका डायरेक्टली डिस्कॉम को दिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट गारंटी के अगेंस्ट में। और सेकंड यहाँ पे प्रपोज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम है, यानी कि यहाँ पे जो अटल डिस्ट्रीब्यूशन आपका आदित्य है, अटल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इम्प्रूवमेंट योजना है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो लॉसेस है वो यहाँ पे कट करना है और 12% से भी बिलो आ चुका है। तो ये स्कीम का एम ही यही है ना कि सप्लाई ऑफ पावर कंटिन्यूस होना चाहिए। एक एडॉप्टिंग मॉडल हम लोग को लेना है, जैसे कि प्राइवेटाइजिंग करनी है स्टेट रन डिस्कॉम और कंपटीशन को हम लोग को प्रमोट करना है। साथ ही पावर सेक्टर रिफॉर्म लाया गया था, जिसमें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, जिससे कि बेटर टारगेटिंग होगी, सब्सिडीज़ वगैरह दिया जाएगा लोगों को, तो ये काम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग ड्राफ्ट अमेंडमेंट देखें जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कॉस्ट इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव टैरिफ, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को भी सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट है वो यहाँ पे इन्फोर्स हो सके। वन टाइम रिलैक्सेशन है, वर्किंग कैपिटल जो बोरोविंग लिमिट है ये इम्पोज किया जा रहा है उदय के अंदर। उदय स्टैंड फॉर यूजुअल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, जिसमें कि डिस्कॉम को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, वो भी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बोरोविंग किया जाएगा, यानी कि वो कैपिटल को बोरो कर सकते हैं डिस्कॉम कंपनी को। ये भी परमिशन दिया गया है उदय स्कीम के अंदर कि वो बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है वो बोरो कर सकते हैं। और 25% जो है लास्ट ईयर रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा कि वो इसी से आया था, जिससे कि वो अपना ड्यूज़ जो है वो क्लियर कर पाए थे। न्यू टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पे मेनली कंज्यूमर के जो राइट्स है उसको इम्प्रूव करने पे फोकस करे, इंडस्ट्री को प्रमोट करे, इंश्योर करे सस्टेनेबिलिटी
सेक्टर्स का जो भी यहाँ पे आपका रिलीज़ ही एक नया जो टैरिफ पॉलिसी है वो यहाँ पे आपका जो है रिलीज़ होगा, ठीक है, न्यू रिसेंटली ही रिलीज़ किया जाएगा। तो ये आपका कुछ इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिससे कि जो डिस्कॉम कंपनीज़ की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कॉम कंपनी के बारे में डिटेल देख लिए कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन से क्या है। सबसे पहले तो हम लोग अपने इंडिया का हालचाल देखें कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ जनरेशन है, पावर जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे प्रॉब्लम आया, की चैलेंजेस देखे हमारे इंडिया में, साथ ही प्राइवेटाइज़ क्यों करना है ये सारी पॉइंट देखे, बेनिफिट क्या होगा प्राइवेटाइज़ करने से, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि यहाँ पे अभी रिसेंटली बात किया गया है कि कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है, वो भी अर्बन माइग्रेंट के लिए और पुअर के लिए, जो कि ये आपका किसके अंदर आएगा, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना अर्बन है उसी के अंदर ये आपका सब स्कीम लाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले आप लोग इस स्कीम के बारे में डिटेल देख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या, ये अर्बन के बारे में बात करें, दो पार्ट में था, एक ग्रामीण और एक अर्बन। तो बात करेंगे हम लोग अर्बन। अगर अर्बन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, और यहाँ पे एक एम था कि हाउसिंग फॉर ऑल, हर किसी को 2022 तक सबको एक घर यहाँ पे देना है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है जो कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस मिशन में ये एड्रेस किया गया था कि जो लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो यहाँ पे हाउसेस की कमी है वो यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना है। साथ ही लो इनकम ग्रुप को हो या फिर मिडिल इनकम ग्रुप्स को हो, उनको अगर इस तरीके के पैसे की कमी है तो उनको ये पूरा करना है। 4 वर्टिकल्स यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला है कि इन सेतु स्लम रीडेवलपमेंट, जिसमें कि लैंड को एज ए रिसोर्स यूज़ किया जाएगा। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। अफोर्डेबल हाउसिंग है इन पार्टनरशिप, जो कि प्राइवेट और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स के साथ है। बेनिफिशियरी लीड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है। और साथ ही आज के डेट में आप देखोगे तो 105.6 लाख हाउसेज जो है वो सैंक्शन किया गया है, और 35.1 लाख जो हाउसेज है वो अभी कंप्लीट किया गया है इस योजना के तहत। ये जो मिशन है ये आपका यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है। यहाँ पे जो ओनरशिप है घर का वो यहाँ पे फीमेल मेंबर के ही नाम पे है। तो जैसे कि हम लोग यूजुअला स्कीम में देखे थे जो कि गैस सिलेंडर वहाँ पे आपका फीमेल जो मेंबर है उनके नाम पे दिया जा रहा था, वैसे ये घर भी जो है ना फीमेल मेंबर के ही नाम पे दिया जा रहा है, जो कि एक सिंबल होता है विमेन आपका एम्पावरमेंट का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर प्रीलिम्स फैक्ट्स एंड फिगर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ARHC स्कीम का यहाँ पे की फीचर्स क्या क्या है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इसका क्या कहा जा रहा है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका की फीचर्स क्या क्या रखा गया है। इस स्कीम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक्सक्लूसिव यूज़ यानी कि रेंटल हाउसिंग के लिए ही इसको डेवलप किया जाएगा, और मिनिमम पीरियड यहाँ पे 25 ईयर्स है। जैसे अगर आप लोग दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हो, मान लो कि आप लोग जो है नासिक में जाके रह रहे हो, तो नासिक में क्या होगा कि आप रेंट में हाउस लोगे, सबसे पहले वहीं जा खरीद तो नहीं लोगे ना, तो रेंट पे ही हाउस लेते हैं मेजोरिटी। तो उसमें क्या होता है कि जब आप रेंट पे हाउस लोगे वहाँ पे तो 25 साल के लिए जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। कन्वर्टिंग जो आज की डेट में खाली का यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स भी दी जाएगी प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ को, जिससे कि वो यहाँ पे इस तरीके का जो आपका एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है वो यहाँ पे बना सके, जहाँ पे भी अवेलेबल वैकेंट लैंड है, यानी कि जहाँ पे भी खाली ज़मीन है वहाँ पे बना सके। टारगेट बेनिफिशरीज़ के बारे में बात करें कि कौन कौन लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो वर्कफोर्स जिसमें कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो काम कर रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डोमेस्टिक और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी हैं, कंस्ट्रक्शन और दूसरे सेक्टर्स भी है, लेबर हो गए, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट हो गए, स्टूडेंट हो गए जो कि यहाँ पे आप लोग मान लो कि इंडिया में पढ़ने आए हैं, या फिर कोई टूरिस्ट है जिनको यहाँ पे लंबे समय तक रहने के लिए आए हैं, तो वो लोग को यहाँ पे इस तरीके का रेंटल हाउसिंग मिलेगा। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो 3 लाख बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे कवर्ड किया जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट भी रखा गया है जो कि 600 करोड़ रुपीज़ का है, इसको रिलीज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे आपको इनोवेशन टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई भी किया जाएगा। इंटेंडेड बेनिफिशरी अगर हम लोग यहाँ पे बेनिफिट देखें कि क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकता है, तो सबसे पहले क्या है कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव यूज़ होगा, यानी कि गवर्नमेंट के जो फंडेड आपके वैकेंट खाली हाउसिंग देखने को इस्तेमाल हो पाएगा। साथ ही आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा एंटिटीज़ के लिए, जो कि यहाँ पे डेवलप AHRC है, और वो भी अपने जो खाली ज़मीन है उसी में इसको डेवलप किया जाएगा। न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन होगा, इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे न्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल कर आए। तो ये सारे यहाँ पे की फीचर्स हैं।
लेकिन यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत है तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन आपको एक बेसिक मेन कॉज पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न है रैपिड अर्बनाइजेशन, जल्दी से तेज़ी से शहरीकरण जो होते जा रहा है, यानी कि लोग गाँव वाले एरिया को छोड़कर, रूरल एरिया को छोड़कर जो है शहरी क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 2030 के ईयर्स तक देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर देन जो 40% इंडियन पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अर्बन इंडिया में रहेंगे। तो अर्बन इंडिया में रहेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि डिमांड जो है वो 25 मिलियन एडिशनल अफोर्डेबल हाउसिंग का यहाँ पे डिमांड का यहाँ पे होने वाला है। तो जिस तरीके से डिमांड होगा उस तरीके से हम लोग को पहले से ही इसके लिए रेडी रखना होगा। सेकंड है कि मेजोरिटी इन लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्री होने के नाते जो है लो और मिडिल इनकम ग्रुप देखने को मिलता है। तो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप जो है वो हाई फाई जो है आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा रेंट वाले घर में नहीं रह पाते हैं, होटल वगैरह में ज़्यादा दिन नहीं रह पाते हैं। तो उनके लिए इस तरीके का सस्ते में जो है ना इस तरीके का रेंट हाउसिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही बेटर लाइबिलिटी भी है। अफोर्डेबल हाउस जो है ये फंडामेंटल होगा हेल्थ के लिए, वेलबींग लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जो लो इनकम वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं तो वो स्लम एरिया में उनको रहना पड़ता है, और स्लम एरिया में पता है आप लोगों को किसी भी तरीके की फैसिलिटी नहीं होती है, ना ही वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता, ना ही स्पेस है वहाँ पे, ना ही वहाँ पे किसी भी चीज़ की फैसिलिटी है। तो यहाँ पे लोगों को क्या होगा कि इस तरीके का अगर लो रेंटल हाउस दिया जाएगा तो इसमें क्या है कि लोगों को सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती रहेगी। साथ ही इलीगल जो इंक्रोचमेंट होता है, जैसे आप देखते हो कि खाली ज़मीन कहीं भी होता है ना तो उसको गलत तरीके से ना हड़पने का कोशिश करते हैं। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है इससे क्या हो रहा है कि इलीगल स्लम्स पैदा हो रहे हैं। जैसे धारावी स्लम्स आप देखते हो तो वो ऑथेंटिक है, लेकिन इसके अलावा भी आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसे स्लम्स एरिया है बहुत सारे सिटीज़ में जो कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से बनाए जा रहे हैं। अगर कहीं खाली जगह है तो वहाँ पे लोग जो है रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में नहीं हो पाएगा, और अर्बन जो कॉन्जेशंस है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बहुत सारे हाउसेस है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में वो अवेलेबल तो है, लेकिन आपका देखने को मिलेगा कि जो प्लेस ऑफ वर्क जहाँ पे काम कर रहे हैं उसी के बगल में देखने को मिलेगा अननेसेसरी जो है ट्रैवल ना हो सके, कंजेशन भीड़ भड़ाका ना हो सके, पोल्यूशन कम होगा। तो ये सारी चीज़ों पे जो है अलग से फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी ऐसी कुछ मेन कॉजेज़ है जिसके कारण बताया जा रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो है अर्बन इंडिया में ज़रूरत है। साथ ही इनफॉर्मल रेंटल हाउसिंग सेक्टर्स भी है इंडिया में। आप लोग देखते हो कि इससे क्या होता है कि टेनेंट्स लोग को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इनफॉर्मल कहने का मतलब है कि मन मर्जी हिसाब से जो है ना यहाँ पे जो इस हाउस के जो आपको मालिक देखने को मिलेंगे वो क्या करते हैं कि अपने मन मुताबिक जो है ना वो रेंट चार्ज करते हैं। छोटे से रूम का आपको देखने को मिलेगा कि 12,000 15,000 तक का भी रेंट जो है चार्ज करते हैं। तो उनका अपना मन चलता है, वो छोटे से छोटे गरीब लोगों को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं। साथ ही रिवर्स माइग्रेशन भी देखने को मिल रहा है जो कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो कोविड-19 में एक न्यू टर्म निकल कर आया है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन कहने का क्या मतलब है कि जो लोग अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर जो बाहर जाके रह रहे थे, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से रह रहे थे या फिर जॉब के पर्पज़ से रह रहे थे, वो वापस अपने नेटिव प्लेस आ चुके हैं। ठीक है, तो इसको रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन जो है इससे आप देखोगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी है, जिससे कि मास एक्सोडस देखने को मिलता है, लोगों का जो काम करने वाले हैं वो बहुत लार्ज नंबर पे है। अर्बन पुअर लिविंग देखने को मिलता है सिटीज़ में, जिससे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये दर्शाती है ना कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत समझ लिए, लेकिन ज़रूरत को पूरा करना होता तो पहले ही कर लेते, नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे हर्डल्स है, बहुत सारे चैलेंजेस है, जिसको हम लोग को समझ के उसकी सॉल्यूशंस को निकाल कर ही हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस है ये समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन का बहुत कमी है। हमारे कंट्री में तो एक चीज़ मुझे बहुत अजीब लगता है कि कानून बन जाते हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन उसमें जिस चीज़ के लिए कानून बन रहा है उस चीज़ का तो प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए ना। जैसे इससे पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे लेबर लॉ, तो उसमें पता ही नहीं है कि वर्कर्स किन को कहेंगे, एम्प्लॉय किन को कहेंगे। तो इस चीज़ की आपकी क्लासिफिकेशन नहीं है। उससे पहले भी हम लोग जो है वर्किंग लेडीज़ के बारे में पढ़े थे, तो वर्किंग लेडीज़ किन किन को कहा जाएगा, कैसे कैसे क्षेत्र में कहा जाएगा। तो ये सारी क्या होती है ना कि जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है वही डिफाइन नहीं होता है कि वो एक्चुअली है कौन से पर्सन। ठीक है, तो डेफिनेशन ही नहीं है, तो इसको फिर से रीडिफाइन करना होगा, क्लियरली करना होगा। सेकंड है कि पुअर एक्सेस है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंस की बात करें तो इसकी एक्सेस सही तरीके से नहीं है। अगर इकोनॉमिकली सेक्शन की बात करें या फिर LIG कैटेगरी की बात करें तो उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वो फॉर्मल हाउसिंग फाइनेंस कर सके, क्योंकि उनके पास जो है फॉर्मल पे स्लिप नहीं होता है, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं किसी भी और तरीके की चीज़ों का। कनेक्टिविटी टू वर्क प्लेस, जैसे कि आप लोग भी चाहते हो कि कहीं और जाकर आप रहते हो, जैसे आपका कॉलेज कहीं भी है, ठीक है, आप जैसे मान लो कि IIT दिल्ली में जाके पढ़ रहे हो, तो IIT दिल्ली में जब आप जाके पढ़ोगे तो उसकी हॉस्टल अगर आपने ले ली तो बहुत
बात है, लेकिन आपका मन है कि हॉस्टल नहीं, बाहर रहते हैं, बाहर पीजी रहते हैं, तो आप लोग कोशिश करोगे ना कि आईआईटी दिल्ली जो इंस्टीट्यूट है उसके अगल बगल ही लोगे, बहुत दूर जाके तो नहीं लोगे, अब रोहिणी में तो नहीं लोगे, या फिर आप लोग जो है नोएडा में जाके तो नहीं लोगे पीजी, है कि नहीं। कोशिश तो करोगे कि अगल बगल रहने का। तो ये क्या होता है ना कि कनेक्टिविटी होता है वर्क प्लेस का। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी ऑफिस है, आईबीएम पुणे में आप काम कर रहे हो, तो उसके अगल बगल ही आप सोचोगे कि पीजी ले लेते हैं, जिससे कि जो ट्रैवल कॉस्ट है वो यहाँ पे घट जाए। बहुत तरीके का फ़ायदा भी है। साथ ही यहाँ पे आर्किक लॉज है, लैंड ओनर जो है उनकी तरफ से आप देखोगे कि जो रेंटल हाउसिंग है वो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव रेंट कंट्रोल लॉज हैं, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत बढ़ जाता है। रेजिडेंशियल यील्ड जो है वो कम हो जा रहा है, और ये हाई रिस्क ऑफ प्रॉपर्टी लिटिगेशन है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक बिल्डिंग बनाया, मैं जिसमें बिल्डिंग में रह रही हूँ, मान लीजिए कि मैं नीचे वाले फ्लोर में रह रही हूँ, ऊपर यहाँ पे मैं 3 फ्लोर बना दी हूँ, इस पर मैं रेंट लगा रही हूँ, ठीक है। लेकिन रेंट क्या होता है ना कि मैं यहाँ पे रेंट अगर मैं आपको 3 BHK मिल जाएगा, 3 BHK के लिए मैं 15K यहाँ पे मांग रही हूँ। लेकिन क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा एफोर्डेबल नहीं होता है, क्योंकि कानून के हिसाब से मैं रख रही हूँ कि हाँ 3 BHK का जो है ना इस एरिया में आपका 15K होना चाहिए। लेकिन ये रेस्ट्रिक्टिव रेंट है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ कानून ऐसे कंट्रोल भी करते हैं रेस्ट्रिक्टिव रेंट को। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे वो रहने आएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो इससे कम रेट में ढूंढेंगे, और कहीं ना कहीं उनको मिल ही जाएगा। तो ये भी एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है कानून का हमारे यहाँ। अदर इश्यूज आप देखोगे तो क्या है, लिक्विडिटी क्रंच है। एनबीएफसी में अगर हम लोग देखें तो ये अलग से ही आप देखते हो कि बहुत सारे एनबीएफसीज हैं हमारे यहाँ, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिट है। हिट किस चीज़ से है, एनपीए से है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखने को मिलता है। हाई लैंड कॉस्ट है, अर्बन सिटीज़ में आप देखोगे कि जो ज़मीन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। रेगुलेटरी हर्डल है, यानी कि आपको लैंड यूज़ जो कन्वर्जन है उसमें डिले देखने को मिलेगा। बिल्डिंग और जो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल प्रोसेस है वो यहाँ पे बहुत देर से होता है। लो प्रॉफिटेबिलिटी है। अफोर्डेबल सेक्टर्स की अगर बात करें तो उसमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है, वही रियल इस्टेट की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें पैसा का तो बहुत ज़्यादा ह्यूज आपका इनफ्लो आउटफ्लो होता है। हाई फीस और टैक्सेस है, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ आपको टैक्सेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि वैट है, सर्विस टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, जो कि यहाँ पे ओनरशिप का जो घर का कॉस्ट होता है ना वो यहाँ पे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इश्यूज़ है। वे फॉरवर्ड में क्या बताया जा रहा है, वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन होना चाहिए। पहले तो एफोर्डेबल हाउसिंग किसको कहेंगे इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करो। साथ ही साथ इनोवेटिव माइक्रो मॉर्गेज फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, जैसे कि ये क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको रीच करके उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, जिससे कि जो हाउसिंग की जो फाइनेंस है वो इंश्योर किया जा सकता है। और जो रेंटल हाउसिंग सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करना है। साथ ही साथ जो विंडो क्लियरेंस है वो यहाँ पे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, जिससे कि जिस इतने तरीके की जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस का कंस्ट्रक्शन होगा ना, तो वो एक जगह से जो है सारी यहाँ पे जो भी क्लियरेंस है, चाहे वो लैंड एक्विजिशन की क्लियरेंस हो या फिर आपका किसी और तरीके का क्लियरेंस हो, आपका कंस्ट्रक्शन परमिट लेना है, तो एक सिंगल विंडो होना चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज़ों के लिए जो है अलग अलग जगह पे दौड़ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, जिससे कि टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगता है और काम भी जल्दी होता है। साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करना है। लैंड मैनेजमेंट प्रोसेस भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिसमें कि जो ज़मीन है और जो हाउसिंग सप्लाई है, प्रोजेक्टेड जो फ्यूचर हाउसिंग डिमांड है उसको यहाँ पे बैलेंस कर सके। जोनिंग रिफॉर्म्स है, यानी कि लैंड यूज़ जो प्लानिंग टूल्स है, जैसे कि आप देखो कि इंक्लूसिवली यहाँ पे आपका जोनिंग है तो इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि कुछ जोन वगैरह आपका बना के, जैसे कि आप लोग देखते हो ना कि कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाया जाता है तो किसी किसी जोन में होता है, तो इस तरीके का जोनिंग रिफॉर्म करना है। या फिर रेंटल मैनेजमेंट कंपनीज़ को यहाँ पे इनकरेज करना है, जिससे कि एफिशिएंसी ला सके वो भी ऑपरेशन में, काम करने में, मेंटेन करने में, मैनेज करने में। साथ ही यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होना चाहिए, जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स है उनके बीच में कोलैबोरेशन करके एक ह्यूज पूल ऑफ रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है, और यहाँ पे जो स्टेक होल्डर की कंसर्न है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। साथ ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये कहा गया है कि आइडिया वो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, जिससे कि 100% FDI वो लेकर आएंगे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट में। 100% कहने का क्या मतलब है, 100% होगा यानी कि ऑटोमेटिक रूट से होगा। FDI आपका 2 तरीके से होता है, यानी कि बाहर की कंपनी, बाहर के लोग अगर हमारे यहाँ पे किसी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। FDI 2 तरीके से होता है, एक ऑटोमेटिक होता है, एक गवर्नमेंट रूट होता है। गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि गवर्नमेंट में से पहले परमिशन लेना होता है कि वो इस सेक्टर्स में, यानी कि जैसे यहाँ पे आपका अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट उनको परमिशन देगी तो ही वो कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें कि वो अपने से आकर जो है ना 100% वो जितना चाहे वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100% का FDI यहाँ पे देने की बात की जा रही है, तो ये भी एक अच्छी यहाँ पे इनिशिएटिव है। ये वे फॉरवर्ड बताया जा रहा है कि इतना काम तो करना ही चाहिए, जिससे कि जो भी चैलेंजेस है उसको हम लोग टैकल कर सकें।
अब यहाँ पे इनबॉक्स देख लेते और भी यहाँ पे बातें की जा रही थी कि गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग इंश्योर करा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि नेशनल अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि 2015 में आपका रिलीज़ कर दिया गया था। और इसमें एक विजन था कि एक वाइब्रेंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट इंडिया में बनाना है। अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के साथ इसको जोड़ा जाएगा, जिसमें कि कुछ बेनिफिट होंगे, जैसे कि जो बोरोविंग रेट है वो कम हो जाएगा, टैक्स कंसेशन यहाँ पे देखा जाएगा, और जो एफडीआई का यहाँ पे फॉरेन और जो प्राइवेट कैपिटल है उसकी फ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगी। जीएसटी रेट की बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, तो वो भी यहाँ पे इफेक्टिव आपको देखने को मिला है कि थोड़ा कम हुआ है। पहले 8% था, अब 1% हो गया है। एक डेडिकेटेड आपका अफोर्डेबल फंडिंग हाउसिंग फंडिंग यहाँ पे क्रिएट किया गया था, जो कि नेशनल हाउसिंग बैंक का है, जिससे कि जो डिमांड और सप्लाई है लो कॉस्ट होम का वो यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा। रियल इस्टेट एक्ट 2016 लाया गया है, जिसको रेरा भी कहा जा रहा था। ये क्या था कि जितने भी रियल इस्टेट सेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट और प्रमोट करने के लिए इसका एम यही था कि जो लोग यहाँ पे अपना घर खरीद रहे हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि रियल इस्टेट में क्या होता था कि जो ठेकेदार होते थे, जो घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मनी का ह्यूज इनफ्लो आउटफ्लो होता है। यहाँ पे आपका करप्शन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्लैक मनी का भी इंक्लूशंस देखने को मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रेरा एक कानून लाया था 2016 में। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2019 है, उसको ड्राफ्ट किया जा रहा है, जिसमें कि आपका एक फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना है कि कैसे टेनेंसी मैटर्स को रेगुलेट करना है, और साथ ही साथ जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट्स का, उसको बैलेंस करके चलना है। तो ये सारी यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जो कि ऑलरेडी लाया गया है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम्स फॉर एनबीएफसी एंड एचएफसी। ये भी अगेन बहुत ही लेंदी और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको भी हम लोग अलग से और पूरे डिटेल में देखेंगे। ओके, सो आज के लिए बस इतनी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए बस लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चाहते हो कि इसके नेक्स्ट लेसन भी आप एंजॉय कर सको तो उसके लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आप लोग को नेक्स्ट लेसन की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाएगी। और बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है, कुछ समझ में नहीं आया या फिर कुछ क्वेश्चन है आपके मन में, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हो। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ रहा है और इस तरीके की जो यहाँ पे लेक्चर है वो लोगों तक पहुँच पाए, बच्चों को मिल पाए, तो इसका आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।